हाँ भाई, नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। अच्छा, आज तो पहले से ही लिखा हुआ है, फिर भी अपन लिखेंगे क्योंकि लिखेंगे नहीं तब तक फीलिंग नहीं आएगी ना। हल्का फुल्का तो लिखना ही पड़ेगा दोस्तों, जोश यहीं से आता है भाई। हाँ, तो अपन की चल रही थी दोस्तों रीट वैक्सीन 2, और रीट वैक्सीन 2 में अपन टॉपिक वाइज कुछ सीरीज कर रहे थे, कुछ प्रश्न लेकर के आते हैं और किसी एक टॉपिक के ऊपर अपन क्या करना चाहते हैं, चर्चा करते हैं और उसको कुछ न कुछ अच्छे बनाने की कोशिश करते हैं ताकि वो टॉपिक अपना क्या हो जाए दोस्तों, क्लियर हो जाए। इस कोशिश में अपन लगे हुए हैं। आज जो चलेंगे वो भी कुछ डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस होंगे। हो सकता है सरल हो सकता है कठिन हो सकता है कि बीच वाले हो, ना सरल हो ना कठिन हो, है ना, किसी भी स्टैंडर्ड से हो सकता है। तो घबराना नहीं है आपको, प्रश्नों का एकदम प्रश्नों की तरह उत्तर देना है ना। कभी भी किसी भी प्रश्न से घबराओ मत, घबराते ही आधा तो गलत हो जाता है वो, है ना। प्रश्न को शांति से पढ़ो, हर प्रश्न का उत्तर दे सकते हो, क्योंकि शिक्षण विधियां एक ऐसा भाग है जिसका उत्तर आप अपनी मानसिक बुद्धि या मानसिक स्तर के अनुसार भी दे सकते हो। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अपने दिमाग से भी आप उसका क्या दे सकते हो, आंसर दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती है ना। बाकी दूसरी विषय में तो क्या है कि आपको पूरा पता होना चाहिए कि वास्तविकता में ये है या नहीं, लेकिन शिक्षण वीडियो में कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं जो अगर आप थोड़ा सा दिमाग के ऊपर जोड़ दोगे ना तो उसका उत्तर निकल के आ जाएगा। क्योंकि क्या हुआ कि आपने जो ट्रेनिंग की थी ना, उस ट्रेनिंग के अंतर्गत लगभग आप सब लोगों ने क्या किया था, उस चीज को सीखा है, उस चीज को समझा है ना। एसटीसी बीएड के अंदर ये सारी चीजें आपने करी हुई है, इसलिए आपको ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं। ऑलरेडी आपको वो चीज क्या हो जाती है दोस्तों, समझ में आ जाती है और इजी तरीके से आप उसको क्या कर सकते हो, समझ सकते हो। आज जो अपन चलेंगे ना दोस्तों, बैकग्राउंड भी बड़ा गजब लेके आया आज में, है ना। मैं रोज इस चीज में रहता हूँ ना, कुछ तो नया हूँ आज क्लास के अंदर, कुछ तो अच्छा किया जाए ना। रोज वही व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक, है ना, आंखों में चुभने लगता है। क्या है, कुछ तो नया होना चाहिए ना। अपन को भी देखो ना, रोज अगर एक ही शर्ट पहन करके आए ना, अपन एक ही ड्रेस रेगुलर पहनते रहे तो फिर क्या होता है, उब जाते हैं उन चीज़ों से, है ना। इतना अच्छा नहीं लगता है। फिर अपन को भी क्या करना पड़ता है, रेगुलर क्या करना पड़ता है, चेंजेस करना पड़ता है। इसीलिए दोस्तों कारण है ना, मैं रोज रोज आपके लिए क्या करके आता हूँ, कुछ नया लेकर के आता हूँ इस बैकग्राउंड के थ्रू, ताकि आपका क्या लगा रहे दोस्तों, मन लगा रहे। तो हारना नहीं है, थकना नहीं है, घबराना नहीं है, प्रश्नों को आराम से उत्तर देना है ना। ऐप जिन बच्चों ने ले लिया वहाँ पे मैं शिक्षण विधियाँ थ्योरी के साथ में करा रहा हूँ, बच्चों की अच्छी तैयारी भी हो रही होगी और आशा है कि आप लोग भी आज नहीं तो कल ले ही लोगे, क्योंकि मुझे पता है लेना आपको ही है, क्योंकि मैंने कह दिया है मतलब लेना ही है। इसमें कोई किंतु परंतु की बात ही नहीं है ना। कुछ क्या होता है कि जब, हाँ, एक तो होता है कि रिक्वेस्ट, है ना, और एक होता है आदेश। अब आप है ना मेरा सदस्य बन गए हो, है ना, है ना, एक परिवार के सदस्य बन गए, तो परिवार के सदस्य को तो स्नेहवश अपन कुछ भी कह सकते हैं, प्रेम से कुछ भी कह सकते हैं, दबा करके भी कह सकते हैं ना। तो आप लोगों को तो दबा करके कहने की आवश्यकता भी नहीं है, काम की चीज़ और आपको लेनी है, आज नहीं तो कल लेनी है ना। तो अभी तक आपने परचेज नहीं किया होना तो कर लेना परचेज। चलते हैं अपन पहले प्रश्न की ओर। फालतू की बातें अपन करते नहीं है, टाइम वेस्ट अपन करेंगे नहीं, टाइम बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। हाँ, कुछ चीजें ऐसी है कि कुछ प्रश्न मैंने रीट वैक्सीन में करवाए थे और कुछ वैक्सीन डोज 2 में करवा रहे हैं, तो हल्का सा डिफरेंट आ रहा होगा प्रश्नों में। कभी कभी आपको लग जाता है कि भाई इसमें क्या है और इसमें क्या है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं दोस्तों। कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें पॉइंट चेंजेस हो जाते हैं। जैसे सीसीयू को लेकर के बात करें तो सीसी पहले कुछ और था, कोरोना को लेकर के हल्का सा कुछ चेंज हुआ होगा, इसमें कुछ चेंज हुआ होगा। तो कुछ शिक्षा विभाग में यदि कोई डाटा चेंज होता है, कोई सिस्टम चेंज होता है, तो वो चेंज हमें भी करना पड़ता है ना, वो अपडेट कहते हैं इसे ना। तो कुछ अपडेट अपन को भी करना पड़ता है। तो लास्ट जो पढ़ा रहा हूँ ना, पहले मैंने कुछ पढ़ाया हो रीट वैक्सीन फर्स्ट में, और इधर मैंने कुछ आपको कहीं लगे कि हाँ इसमें चेंजेस है, तो अभी वाला सही होगा दोस्तों। कुछ न कुछ चेंज हुआ होगा उसमें, तभी ये अभी वाला सही माना जा रहा है इस चीज का। वैसे तो कोई चांस भी नहीं है कि ऐसा कुछ हो, ऐसा कुछ होता नहीं है अपने रीट वैक्सीन में, लेकिन एक आध प्रश्न में कभी हो जाए तो इस चीज का आपको क्या रखना है दोस्तों, ध्यान रखना है भाई। अब चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का जो पहला प्रश्न है वो इस प्रकार का है भाई, कि उपचारात्मक शिक्षण के संदर्भ में, कौन से संदर्भ में दोस्तों, उपचारात्मक शिक्षण के संदर्भ में असत्य कथन है। क्या पूछ रहे भाई, उपचारात्मक शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन जो है ना वो क्या है दोस्तों, गलत है, सही नहीं पूछा है, असत्य। हर बार की तरह इस बार भी कह रहा हूं, जब भी असत्य आ जाए, जब भी नहीं आ जाए, पहले उसको क्या करना है, आपको गोला कर देना है। इस चीज का आपको पहले ध्यान रखना है दोस्तों। असत्य कथन है ये, कह रहा है उपचारात्मक शिक्षण निदान के बाद की प्रक्रियाएं हैं। उपचारात्मक शब्द औषधि शास्त्र से लिया गया है। उपचारात्मक शिक्षण निदान के पहले भी किया जा सकता है। उपचारात्मक शिक्षण सभी स्तर पर किया जा सकता है। पहले इस चीज को समझना, उपचारात्मक शिक्षण क्या, उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है, इसके बारे में अपन बात करेंगे इसका सही उत्तर बताने के बाद में। इसने पूछा है कि उपचारात्मक शिक्षण के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है। पहला ऑप्शन है भाई उपचारात्मक शिक्षण निदान के बाद की प्रक्रिया है। दूसरा ऑप्शन है उपचारात्मक शब्द औषधि शास्त्र से लिया गया है। उपचारात्मक शब्द में जो उपचार शब्द है ना वो औषधि शास्त्र से लिया गया है। उपचारात्मक शिक्षण निदान के पहले भी किया जा सकता है, या उपचारात्मक शिक्षण सभी स्तर पर किया जा सकता है। क्या इसका सही उत्तर होगा दोस्तों? तो पहले एक एक ऑप्शन को अपन पढ़ते हैं।
उपचारात्मक शिक्षण निदान के बाद की प्रक्रिया है, बिल्कुल 100% ये सही है। उपचारात्मक शिक्षण निदान के बाद की प्रक्रिया ही है। जब तक आप निदान नहीं करो, जब तक आपको समस्या का पता नहीं चलेगा, जब तक आप समस्या क्या है ये नहीं जानोगे, तब तक उससे पहले आप उपचार नहीं कर सकते। और बाय द वे, बिना निदान किए आपने उपचार कर भी दिया तो उसके परिणाम क्या आएंगे? आपके नकारात्मक आएंगे, सकारात्मक नहीं आ सकते। पहले करते थे, पहले ऐसे ही होता था, है ना। बच्चा आता था स्कूल के अंदर, थोड़ी बहुत गलती की, पता चला कि इसने ये बोला है सर, बिना पता किए अध्यापक क्या करते थे? बिना निदान के उपचार, सीधा पकड़े और 4-5 खींच करके क्या करेंगे? लगा देंगे, या मुर्गा बन जाए, है ना, या सारे पेड़ पौधों को पानी पिला करके, या 4 राउंड लगा, कुछ भी क्या कर देते थे, उनका उपचार कर देते थे। तो उससे परिणाम जो आते थे वो कैसे आते थे? नकारात्मक आते थे। क्योंकि कभी कभी क्या होता था, बच्चा गलत नहीं भी होता ना, फिर भी क्या करते थे? पीट देते थे। फिर उसके मन में हीन भावना उत्पन्न हो जाती थी कि मेरी गलती नहीं थी, फिर भी सर ने मुझे क्या मार दिया, मुझे मार दिया या मुझे मुर्गा वगैरह बना दिया। इससे बालकों के मन में हीन भावना की वृद्धि होती थी। फिर वो टीचर के प्रति उनके भाव कैसे हो जाते थे? नकारात्मक भाव हो जाते थे, कभी सकारात्मक भाव उनके प्रति नहीं होते थे। फिर उनकी विदाई भी होती थी ना, तो बच्चे कुछ लेकर के नहीं जाते थे, ज्यादा प्रेम भी नहीं करते थे, ना पाँव छूना भी ज्यादा उचित नहीं समझते थे। क्यों आ गई? हीन भावना आ गई, बिना वजह से आपने उसको मार दिया। इसलिए ये जरूरी है, निदान से पहले उपचार नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही है। उपचार शब्द औषधि शास्त्र से लिया गया है, यह भी बिल्कुल सही है दोस्तों। उपचारात्मक शब्द में, उपचारात्मक शिक्षण में जो उपचार शब्द है ना, वो कहां से लिया गया है? औषधि शास्त्र से लिया गया है। इस औषधि शास्त्र में जो उपचार शब्द का अर्थ होता है वो होता है दोस्तों दोष दूर करना। क्या अर्थ होता है दोस्तों? दोष दूर करना, ये इसका क्या होता है दोस्तों? अर्थ होता है। तो एक चीज याद रखना, उपचारात्मक शिक्षण से लिया गया है और इसका अर्थ क्या होगा आपका? दोष दूर करना। उपचारात्मक शब्द औषधि शास्त्र से लिया गया है। कहां से लिया गया है भाई? ये भी याद रखना भाई। उपचारात्मक शब्द कहां से लिया गया है? औषधि शास्त्र से लिया गया। उपचारात्मक शिक्षण निदान से पहले भी किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता दोस्तों। जब तक बीमारी का पता नहीं चलेगा तब तक आपको ट्रीटमेंट कैसे दे देंगे? निदान होना जरूरी है। आपका सर दुख रहा है, डॉक्टर के पास में जाओगे तो आपको टेबलेट मिलेगी। ऐसा थोड़ी कि पहले टेबलेट दे दी, आज टेबलेट ले ले, कल तेरा सर नहीं दुखेगा, ऐसा कभी नहीं होगा ना। पहले आपको क्या किया जाएगा? पहले आपको क्या किया जाएगा? समस्या का पता लगाया जाएगा, उसके बाद में क्या दिया जाएगा? ट्रीटमेंट दिया जाएगा। ये बिल्कुल दोस्तों गलत है ना, असत्य है। उपचारात्मक शिक्षण सभी स्तर पर किया जा सकता है, बिल्कुल इसका कोई स्तर नहीं। आप माध्यमिक स्तर पर करो, प्राथमिक स्तर पर करो, उच्च प्राथमिक स्तर पर करो, किसी भी स्तर पर उपचारात्मक शिक्षण से कर सकते हो। इसमें आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। तो ये था इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? आपके सी वाला आंसर बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। कौन सा आंसर सही हो जाएगा दोस्तों? सी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। गजब। ये लीजिए आपका दूसरा प्रश्न, है ना, ये तो गरीब प्रश्न है भाई। निम्नलिखित में से उपचारात्मक शिक्षण के सोपान नहीं है। क्या प्रश्न पूछ रहा है? निम्नलिखित में से उपचारात्मक शिक्षण के सोपान नहीं है। ऑप्शन दे रखे हैं आपके सामने, निदान, परीक्षण, शिक्षण या उद्देश्य। दोस्तों पर्दा ऐसा समझ करके ऐसा मत समझना ना सर क्रोमा से पढ़ा रहे हैं, मैं पढ़ा पैनल पे ही रहा हूं, है ना। हाँ नहीं, कभी कभी वो आता है ना, ग्रीन बैकग्राउंड लेकर के चेंज कर देते हैं पीछे वाला, उससे लगता है कैसे पढ़ा रहे हैं, है ना। मुझे ऑप्शन दिखते हैं सामने से भी। निम्नलिखित में से उपचारात्मक शिक्षण का सोपान नहीं है। उपचारात्मक शिक्षण करने की एक निश्चित प्रक्रिया होती है जिसे हम सोपान या पद या उसके क्या कहते हैं? चरण कहते हैं। तो किसी भी को पद कह दो, चाहे सोपान कह दो, चाहे चरण कह दो, ये एक ही बात होती है, इनमें कोई विशेष अंतर नहीं होता है। उस क्रिया को करने के कुछ निश्चित चरण होते हैं, उस चरण को क्रॉस करते करते हमें आगे बढ़ना पड़ता है। तो इसके अंतर्गत क्या होगा कि ये पूछ रहा है उपचारात्मक शिक्षण का सोपान नहीं है। पहले इस नहीं को गोला कर दो, मतलब इसमें से 3 तो है और 1 नहीं है। इनमें से ऐसा कौन सा पद है जो उपचारात्मक शिक्षण के दौरान काम में नहीं लिया जाता है? ऑप्शन क्या दे रखे हैं आपके? निदान, परीक्षण, शिक्षण और उद्देश्य। इनमें से कौन सा है जिसका प्रयोग नहीं होता है दोस्तों? ऑप्शन पूछ रहा है, निदान, परीक्षण, शिक्षण और उद्देश्य कौन सा सोपान है दोस्तों? तो मैं आपको बता दूं कि उपचारात्मक शिक्षण का निदान जो है ना, वो भी इसका एक सोपान कहलाता है। मैं आगे वाले प्रश्न में इसको डिस्कस करके आपको डिटेल से बताऊंगा। निदान जो है ना, बिल्कुल 70% क्या कहलाता है? उसका 100% सोपान है। परीक्षण भी उपचारात्मक शिक्षण का सोपान है, शिक्षण भी उपचारात्मक शिक्षण का सोपान है। यदि कोई सोपान नहीं है तो वो कौन सा नहीं है आपका? उद्देश्य किसी प्रकार का उपचारात्मक शिक्षण का सोपान नहीं है। डी जो उत्तर होगा इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। डी आंसर इसका 100% सही हो जाएगा कि ये उपचारात्मक शिक्षण का सोपान नहीं है। ये उद्देश्य नाम का कोई भी उपचारात्मक शिक्षण का सोपान नहीं होता है। क्लियर? अब देखिए, उपचारात्मक शिक्षण का प्रथम सोपान है। अब सोपान का इसने क्रम पूछ लिया भाई, पहले नंबर पे कौन सा आएगा? पहले तो ये पूछा था भाई कौन सा सोपान नहीं है, अब इसने क्या पूछ लिया कि कौन सा उपलब्धि परीक्षण का कौन सा प्रथम सोपान। सबसे पहले नंबर पे कौन सा सोपान आता है? परीक्षण आता है, शिक्षण आता है, उपचार आता है या अभ्यास कार्य आता है दोस्तों। तो देखिए इनके उपचार को आप ऐसे पढ़िए। देखो किसी के भी पद हो या सोपान हो, जैसे आप
निदानात्मक के पढ़ोगे या मूल्यांकन के सोपान पढ़ोगे तो अंत वाला सोपान मूल्यांकन ही आएगा। इसी तरीके से उपचारात्मक शिक्षण के यदि सोपान पढ़ोगे ना तो अंत में जो सोपान आता है ना वो कौन सा आता है आपका उपचार ही आएगा। लास्ट वाला जो सोपान आएगा वो कौन सा आएगा, उपचार आएगा। क्योंकि किसी के भी सोपान पढ़ो अंत में वही क्रिया होनी है। उपचारात्मक शिक्षण के सोपान पढ़ेंगे तो सबसे अंत में क्या होगा, उपचार होगा, बाकी सबसे पहले वाली प्रक्रिया होंगी। इसको उल्टा याद कीजिए, आपको आराम से याद हो जाएगा। सबसे अंत में होता है उपचार। क्या होता है दोस्तों, उपचार। उपचार जो होता है वह कब होता है, सबसे अंत में होता है। अब उपचार अंत में हो रहा है तो उपचार आप कब करोगे, उपचार आप तब करोगे जब आप क्या करोगे, बालकों की समस्या का निदान करोगे। क्या करोगे दोस्तों, निदान करोगे। उपचार आप तब करोगे जब क्या करोगे, निदान करोगे। निदान कब करोगे, समस्या का पता कब लगाओगे, जब समस्या सामने आएगी तब कारण पता चलेगा ना। और समस्या कब सामने आती है, जब आप बच्चों की क्या ले लेते हो, परीक्षा ले लेते हो। क्या ले लेते हो, परीक्षा, जिसे हम क्या कह देंगे, परीक्षण कह देंगे। परीक्षण, आपकी परीक्षा तब ली जाती है जब आपको प्रॉपर अभ्यास कार्य दिया जाता है, मतलब याद करने का समय दिया जाता है। जैसे आपकी रीट की परीक्षा है ना, आपको याद करने का क्या दिया जा रहा है, समय दिया जा रहा है। ऐसा थोड़ी हुआ कि आज डेट निकली और कह दिया कल परीक्षा ले लेंगे। आपको तो भरपूर समय दे दिया है ना, तीन महीने करते ना 9 महीने कर दिए। तो अभ्यास कार्य दोस्तों, उपचार, निदान, परीक्षण और कौन सा हो जाएगा, अभ्यास कार्य। और अभ्यास कार्य हम तब देते हैं जब बालकों को हमने क्या करवाया हो, शिक्षण करवाया हो। क्या करवाया हो दोस्तों, शिक्षण करवाया हो। ये उपलब्धि परीक्षण के सोपान कहलाते हैं। ये नीचे से ऊपर याद करना आसान होता है, ऊपर से नीचे की तरफ याद करना इनको थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब ऊपर से नीचे की तरफ अपन याद करें, क्या याद कर लेंगे, सबसे पहला सोपान शिक्षण, पहले बालकों को पढ़ाओ। पढ़ाने के बाद दूसरे नंबर पर आता है अभ्यास कार्य। फिर बालकों को क्या दो, प्रैक्टिस के लिए कुछ काम दो, अभ्यास कार्य दो, याद करने का समय दो। जब बालक याद कर लेगा, अभ्यास कार्य हो जाएगा। अभ्यास कार्य के बाद में आता है इसका परीक्षण। फिर बालक की परीक्षा लो, परीक्षा से बालकों के सामने समस्या आएगी। परीक्षण के बाद में क्या आता है आपका निदान। परीक्षण करोगे तो समस्या के कारणों का पता लगाओगे। निदान करने के बाद में क्या करोगे, समस्याओं का उपचार कर दोगे, किस तरीके से इस समस्या को निपटाया जा सकता है। तो सही जो कहलाएंगे ये इसके सोपान कहलाएंगे। अब प्रश्न पूछ रहा है, उपचारात्मक शिक्षण का प्रथम सोपान है, आराम से उत्तर दे देंगे। प्रथम सोपान कौन सा कहलाएगा, आपका शिक्षण वाला कहलाएगा। सबसे पहले क्या करवाया जाता है, शिक्षण करवाया जाता है। क्लियर दोस्तों, ये सोपान का टॉपिक यहां पे क्लियर हो जाता है। एक प्रश्न आया, सोपान आपको मैंने पूरे के पूरे समझा दिए। क्लियर, चले ये देखिए भाई, ये बड़ा हो गया क्यों नहीं आया भाई। देखिए, उपचारात्मक शिक्षण का प्रकार नहीं है। क्या प्रश्न पूछ रहा है आपको, निम्नलिखित में से उपचारात्मक शिक्षण का प्रकार नहीं है। अभी अपन ने सोपान पढ़े थे, अब किसकी बात कर रहा है, ये प्रकार की बात कर रहा है कि उपचारात्मक शिक्षण का प्रकार नहीं है। इसमें से कौन सा प्रकार उपचारात्मक शिक्षण का नहीं भाई, व्यक्तिगत नहीं है, सामूहिक नहीं है, विश्लेषण नहीं है या संश्लेषण नहीं है। कौन से भाग को हम उपचारात्मक शिक्षण का प्रकार नहीं कहेंगे दोस्तों। तो यहां पे कौन सा नहीं पूछा है, नहीं को मैं पहले ही क्या कर देता हूं, हर बार की तरह इसको भी क्या कर देता हूं, इसके ऊपर गोला कर देता हूं दोस्तों, है ना। नहीं पूछा है तो कौन सा नहीं भाई, व्यक्तिगत नहीं है, सामूहिक नहीं है, विश्लेषण नहीं है या संश्लेषण नहीं है दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना दोस्तों, वह हो जाएगा आपका संश्लेषण। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, संश्लेषण। उपचारात्मक शिक्षण के यदि मैं प्रकार की बात करूं, उपचारात्मक शिक्षण के यदि मैं प्रकार की बात करूं दोस्तों, तो उपचारात्मक शिक्षण के प्रकार 3 भागों में बांटे गए हैं दोस्तों। एक होता है आपका व्यक्तिगत। कौन सा होता है दोस्तों, व्यक्तिगत। एक होता है आपका सामूहिक। कौन सा होता है मेरे दोस्तों, सामूहिक। और एक होता है आपका विश्लेषण। देखो, मुख्य तो ये 2 ही होते हैं, लेकिन अधिकांश तौर पे इस विश्लेषण को भी तीसरा वाला भाग क्या किया जाता है दोस्तों, माना जाता है। तो एक तो होता है व्यक्तिगत, एक होता है सामूहिक और एक कौन सा होता है आपका विश्लेषण। तो सबसे पहले बात करें व्यक्तिगत की। व्यक्तिगत उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है, व्यक्तिगत उपचारात्मक शिक्षण का मतलब ये होता है कि जब ऐसी कोई गलती जो किसी एक बालक की हो, ऐसी कोई त्रुटि या ऐसी कोई कठिनाई या ऐसी कोई समस्या जो केवल एक ही बालक की है और उस बालक का आपको अलग से उपचार करना है, तो वो कौन सा कहलाएगा आपका व्यक्तिगत। सामूहिक, एक ही प्रकार की त्रुटि एक से अधिक बालकों में हो, अलग अलग त्रुटि वालों को एक साथ में नहीं होगा दोस्तों। त्रुटि एक प्रकार की होनी चाहिए। मान लीजिए कि मात्राओं की मिस्टेक है तो सारे बालकों की मात्राओं की मिस्टेक ही होनी चाहिए। एक ही प्रकार की त्रुटि एक से अधिक बालकों में हो और एक से अधिक बालकों का उपचार जब एक साथ किया जाता है तब वो कौन सा कहलाता है, आपका सामूहिक कहलाता है। ये दोनों तो मुख्य होते हैं, व्यक्तिगत और सामूहिक। कभी कभी इस विश्लेषण की भी चर्चा आती है। विश्लेषण के अंतर्गत क्या होता है, विश्लेषण के अंतर्गत ये होता है दोस्तों कि ऐसी कोई गलती, जो ऐसी कोई त्रुटि
जो पूर्व कक्षा की न होकर, है ना, पूर्वाग्रह या पूर्व कक्षा की न होकर वर्तमान के अधिगम स्तर की हो, वर्तमान अधिगम की कठिनाई हो। जैसे मान लीजिए आप बच्चों को कोई एलसीएम एचसीएफ समझा रहे हो और बालकों को एलसीएम एचसीएफ नहीं करना आ रहा है, 8वीं क्लास का बालक है वो नहीं समझ पा रहा है। अब आप क्या करोगे, 7वीं क्लास की गणित का टेस्ट लोगों की एलसीएम करने से पहले 7वीं क्लास तक की क्रिया इस बालक को आती कि नहीं आती, तो क्या ट्राई करोगे, जोड़ करवाओगे, गुणा करवाओगे, भाग करवाओगे, है ना, उनसे घटवाओगे या कोष्टक खोलना सिखाओगे, परसेंटेज निकालना सिखाओगे, सारी चीजें ट्राई करोगे। अगर बालक सारा काम सही कर रहा है और फिर भी एलसीएम एचसीएफ को सही नहीं कर पा रहा है ना, इसका मतलब ये हो गया कि 7वीं क्लास जो बालक ने सीखा था वो तो उसको याद है, लेकिन 8वीं क्लास में आप जो ये सिखा रहे हो ना गुरुजी, ये बच्चे को याद नहीं है। मतलब ये वर्तमान की समस्या है। ये समस्या बच्चे में भी हो सकती है, ये समस्या शिक्षक में भी हो सकती है। हो सकता है कि शिक्षक उसको अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा रहा हो या फिर बच्चे को वो टॉपिक इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा हो। इसके आधार पर आप तय करोगे कि उसका उपचार कैसे करना है। तो ऐसी समस्या जो पहले की कक्षा की न होकर के वर्तमान अधिगम पर हो, वह कौन सी समस्या कहलाएगी, आपकी विश्लेषणात्मक समस्या कहलाएगी। क्लियर दोस्तों। तो कितने प्रकार होते हैं भाई, 3 प्रकार होते हैं। तो ये कह रहा है कौन सा प्रकार नहीं है, तो ये विश्लेषण वाला प्रकार जो होगा दोस्तों वो इसका प्रकार नहीं होगा। क्लियर। ये लीजिए भाई, ये तो गरीब प्रश्न है बिल्कुल। अभ्यास माला का निर्माण करते समय ध्यान रखना चाहिए। पहले यह समझो कि ये अभ्यास माला क्या होती है। जब कभी किसी बालक का उपचार किया जाता है तो उपचार करने से पहले एक अभ्यास माला का निर्माण किया जाता है। एक प्रश्नों का एक सेट होता है जिसके माध्यम से उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा, जिसका उपचार किया जाएगा, उसको हम कहेंगे अभ्यास माला। उस अभ्यास माला को बनाते समय उन बातों को क्या रखना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है। तो ये कह रहा है कि अभ्यास माला का निर्माण करते समय ध्यान रखना चाहिए। इनमें से क्या ध्यान रखना चाहिए भाई, एक अभ्यास माला में एक ही प्रकार के प्रश्न हो, एक अभ्यास माला में विविध प्रकार के प्रश्न हो, एक अभ्यास माला में कम से कम 5 प्रश्न हो, एक अभ्यास माला में अधिकतम 10 प्रश्न हो। यह प्रश्न इन्होंने पूछा है भाई। एक अभ्यास माला का निर्माण करते समय इनमें से किस बात का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले मैं आपको बात बता दूं दोस्तों, अभ्यास माला का यदि आप निर्माण कर रहे हो ना, तो एक अभ्यास माला यानी कि प्रत्येक त्रुटि, एक अभ्यास माला में एक ही प्रकार के प्रश्न होते नहीं होते दोस्तों। एक अभ्यास माला में आपको विविध प्रकार के प्रश्न रखने पड़ते हैं, क्योंकि बालक की रुचि का आपको अंदाजा नहीं होता है कि बालक किस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देगा, यह आपको पहले कंफर्म नहीं होता है। तो इसमें कई प्रकार के प्रश्न, ये तो नहीं होगा दोस्तों। एक अभ्यास माला में विविध प्रकार के प्रश्न होते, बिल्कुल ये सही है। एक अभ्यास माला में कई प्रकार के प्रश्न होने चाहिए। हर प्रकार के प्रश्नों को एक अभ्यास माला के अंदर ऐड करना चाहिए दोस्तों। एक अभ्यास माला में कम से कम 5 प्रश्नों, कोई बाध्य नहीं है, आप अपनी मर्जी हो जितने प्रश्न बना सकते हो। कम से कम और अधिकतम प्रश्नों की संख्या का कोई अभी तक विवरण नहीं दिया गया है। तो ये दोनों कभी भी सही नहीं होंगे कि एक अभ्यास माला में अधिकतम प्रश्न 10 हो या मिनिमम प्रश्न 5 हो। इनका कोई वैल्यू नहीं होगा, इनका कोई लेना देना अपने अंतर्गत नहीं आएगा दोस्तों। तो यहां पे जो सही उत्तर निकल जाएगा मेरे दोस्त, कौन सा निकल जाएगा, बी। ये लीजिए अपना अगला प्रश्न अभ्यास माला के संदर्भ में ही है कि अभ्यास माला के संदर्भ में असत्य कथन है। अब इसने कौन सा कथन पूछा है, आपके असत्य कथन पूछा है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है, यह पूछा है। इसने कहा विभिन्न त्रुटियों की एक ही अभ्यास माला बनती है। ऑप्शन है आपके पास में कि विभिन्न त्रुटियों की, अलग अलग त्रुटियों की मिला करके क्या अपन एक ही अभ्यास माला बनाते हैं। दूसरा, एक त्रुटि की एक अभ्यास माला बनती है, मतलब बालक की एक गलती है उसकी एक अभ्यास माला बनेगी। एक समान त्रुटियों की एक अभ्यास माला बनती है। हाँ, किसी बालक की एक समान त्रुटियां हैं, इसकी भी वही है, इसकी भी वही है, इसकी भी वही है, एक समान त्रुटियों की एक अभ्यास माला बनती है। एक अभ्यास माला में एक प्रकार की कई त्रुटियां हो सकती है। एक अभ्यास माला मतलब उसमें एक प्रकार की कितनी भी त्रुटियां हो सकती है ना। त्रुटि का प्रकार एक होना चाहिए ना, त्रुटि चेंज नहीं। जैसे मात्राओं की मिस्टेक है तो ये एक प्रकार की त्रुटि का ही समावेश होना चाहिए। ये कह रहा है असत्य कथन। देखिए, अभ्यास माला का आप जब कभी भी निर्माण करते हो तो उसका एक नियम है, प्रत्येक त्रुटि, सबसे पहले त्रुटियों का विश्लेषण होता है, मतलब त्रुटियों को आप अलग अलग भागों में बांट दो कि बालक में कितनी त्रुटियां। फिर प्रत्येक त्रुटि की आपको क्या बनानी पड़ती है, अलग अलग अभ्यास माला बनानी पड़ती है। हाँ, यदि एक से अधिक बालकों में समस्या सेम है, जैसे इसकी भी मात्राओं की मिस्टेक है, इसकी भी मात्राओं की मिस्टेक है, इसकी भी मात्राओं की मिस्टेक है, अब इन तीनों की भले एक साथ एक जैसी अभ्यास माला बन सकती है। यदि त्रुटि समान है तो एक समान अभ्यास माला बन सकती है। बालक अलग अलग त्रुटि की आपको क्या करनी पड़ेगी, अलग अलग अभ्यास माला बनानी पड़ेगी। अब अगर विभिन्न त्रुटियों की एक ही अभ्यास माला बनती है, नहीं बनती है, ये पहला वाला ही असत्य कथन है दोस्तों। विभिन्न त्रुटियों की कभी भी एक अभ्यास माला नहीं बनती है, हर त्रुटि की अलग अलग अभ्यास माला बनती है। एक त्रुटि की एक अभ्यास माला बनती है, यह तो बिल्कुल सत्य है। एक समान त्रुटियों की एक अभ्यास माला बन सकती है, मैंने अभी आप बताया कि यदि त्रुटि एक जैसी है तो एक समान अभ्यास माला बन सकती है, कोई दिक्कत नहीं। एक अभ्यास माला में एक प्रकार की कई त्रुटि हो सकती है। हाँ, एक अभ्यास माला में एक प्रकार की कई त्रुटि हो सकती है, तो प्रकार एक होना चाहिए ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ना 7वीं क्लास के बच्चे का है, 8वीं क्लास के बच्चे का, त्रुटि समान होनी चाहिए। तीनों के तीनों दोस्तों सत्य कथन है। ये ए वाला जो हो जाएगा दोस्तों, वो क्या हो जाएगा, इसका
असत्य कथन हो जाएगा। और आपसे पूछा भी क्या गया है, असत्य कथन पूछा गया है। ए जो होगा यहां पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगी। देखिए दोस्तों, उपचारात्मक शिक्षण अपना चल रहा है ना, टॉपिक क्लियर होते होते, ये प्रश्न जो भी है क्लियर होते होते 40 मिनट 35 मिनट जितना भी अपन साथ रहते हैं, इस टाइम के खत्म होते होते ना दोस्तों क्या हो जाना चाहिए, अपन के अंदर एक उपचारात्मक शिक्षण के प्रति है ना जोश आ जाना चाहिए। हाँ, इससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न आएगा तो मैं उस प्रश्न को कभी भी नहीं छोड़ूंगा, 100% उसका उत्तर दे दूंगा दोस्तों। टॉपिक क्लियर हो जाने चाहिए, तब तो है पढ़ने का मजा। यदि कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप रात दिन है ना गड़बड़ा जाओ, रात दिन मेहनत कर लो। शिक्षण वीडियो में कभी भी प्रश्न सही होने नहीं है। शिक्षण वीडियो में उसी बालक के प्रश्न सही हो सकते हैं जिसका कंसेप्ट क्लियर है। क्या क्लियर दोस्तों, कंसेप्ट क्लियर है। इसीलिए बहुत सारे टीचर यदि आप शिक्षण वीडियो पढ़ाते हैं ना दोस्तों, वो केवल थ्योरी लिखा सकते हैं, उनके सामने आप प्रश्नों की प्रैक्टिस लेकर के जाओ ना, वो केवल आंसर बता सकते हैं, एक एक चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। वो तब तक एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे जब तक उनको कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। और शिक्षण वीडियो का कंसेप्ट क्लियर करना सबसे मुश्किल काम है दोस्तों, सबसे कठिन काम है। क्योंकि 2 साल तक आपने ट्रेनिंग की थी बीएड और एसटीसी की, तो 2 साल में यदि कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो 2 महीने में उन्हीं चीजों का कंसेप्ट क्लियर करना बड़ी मुश्किल काम है। लेकिन मुश्किलों से घबराना नहीं है दोस्तों, है ना, मुश्किलों से घबराना नहीं है। मुश्किलों से लड़ने वाले को ही क्या कहा जाता है, वीर कहा जाता है ना। मुश्किलों से लड़ा करो। तो ये मुश्किलें हैं अपन, लेकिन इसका समाधान अपन कर देंगे। प्रश्न क्या है, अभ्यास माला के संदर्भ में सत्य कथन है, अभ्यास माला के संदर्भ में सत्य कथन है। अभ्यास माला अपरिवर्तनीय होती है, शिक्षण सूत्र पर आधारित नहीं होती, इसमें त्रुटि का विश्लेषण करना अनिवार्य नहीं है, यह परिवर्तनशील होती हैं। यह कह रहा है कि अभ्यास माला के संदर्भ में सत्य कथन है। क्या पूछा है आपको, कौन सा कथन इसमें सत्य है दोस्तों? तो सबसे पहला ये अपरिवर्तनीय होती है, नहीं होती है। अभ्यास माला हमेशा परिवर्तनीय होती है। अभ्यास माला को आप चेंज कर सकते हो। कैसे चेंज कर सकते हो? मान लीजिए कि आप कोई प्रश्न बना करके लेकर के आपने एक बच्चे से प्रश्न पूछा, बच्चे ने एक का भी उत्तर नहीं दिया, यहाँ एक का भी सही आंसर नहीं दे पा रहा है, चुप रह रहा है, मतलब बालक की रुचि के आधार पर प्रश्न नहीं थे, तो आपको परिवर्तन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? 100% करना पड़ेगा। यह अपरिवर्तनीय नहीं होती, यह तो असत्य कथन है। शिक्षण सूत्र पर आधारित नहीं होती है, बिल्कुल अभ्यास माला शिक्षण सूत्र पर ही आधारित होती है। अभ्यास माला का निर्माण सरल से कठिन की तरफ ही किया जाता है, यह भी असत्य कथन है भाई। इसमें त्रुटि का विश्लेषण करना अनिवार्य नहीं है भाई, अनिवार्य है। जब तक आप त्रुटि का पता नहीं लगाओगे कि इस बालक में किस किस प्रकार की त्रुटि है, तब तक आप क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर सकते। त्रुटियों का विश्लेषण करना अनिवार्य है, मतलब अनिवार्य है, 100% अनिवार्य है दोस्तों। बिना त्रुटि का विश्लेषण पता तो होना चाहिए ना इस बालक में कौन कौन सी त्रुटि है, कौन कौन सी गलतियां कर रहा है। मात्रा की मिस्टेक कर रहा है, गणित के सवाल नहीं कर पा रहा है, संस्कृत नहीं पढ़ पा रहा है, अंग्रेजी नहीं पढ़ पा रहा है, ये कई प्रकार की त्रुटि ना, त्रुटियों का विश्लेषण तो करना पड़ेगा। विश्लेषण करके तो एक एक त्रुटि का अलग अलग उपचार करेंगे अपन, तो ये भी बिल्कुल असत्य। जब तीनों असत्य तो चौथा अपने आप में सत्य होगा। यह परिवर्तनशील होती है, बिल्कुल। मैंने आपको एक आइडिया भी बता रखा है, जब 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन ऐसे मिल जाए ना जो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हो या विपरीत हो, इसका मतलब यह समझ जाना कि उन दोनों में से एक उत्तर होने की संभावना सबसे अधिक है दोस्तों। 100% हो ये नहीं, अधिक। जब आपको ऐसा कोई प्रश्न आ जाए जिसका उत्तर नहीं आ रहा है और आपने देखा कि 4 में से 2 ऑप्शन ऐसे जो एक दूसरे के ऑपोजिट है, मतलब तो मान लेना कि इन दोनों ऑपोजिट में से एक ने एक सही होगा दोस्तों। यहां पे देखो, यह परिवर्तनीय होती है या अपरिवर्तनीय होती है, यह परिवर्तनशील होती है, दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट है ना। तो यहां पे जो सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? डी वाला जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका? क्लियर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये आपकी अभ्यास मालाएं थी दोस्तों। क्या थी आपकी? अभ्यास मालाएं थी, है ना। अब अभ्यास माला अगर होगी है तो थोड़ी बहुत मैं बता देता हूं ना। देखो, अभ्यास माला में सबसे पहला काम किया जाता है आपका विश्लेषण की त्रुटि का विश्लेषण करना। त्रुटि को आपको अलग अलग भागों में बांटना है, त्रुटि का विश्लेषण करना है। फिर क्या करना है? प्रत्येक त्रुटि की अलग अभ्यास माला बनाओगे। प्रत्येक त्रुटि की क्या करोगे दोस्तों? अलग अलग अभ्यास माला बनाओगे, है ना। फिर प्रत्येक अभ्यास माला में क्या होंगे आपके? अलग अलग प्रश्न होंगे दोस्तों। क्या होंगे आपके? अलग अलग प्रश्न होंगे। कई प्रकार के विविध प्रकार के प्रश्नों का समायोजन होगा। अभ्यास माला जो है ना दोस्तों, अभ्यास माला जो है किसके आधार पर बनेगी? शिक्षण सूत्रों के आधार पर बनेगी। किसके आधार पर बनेगी? शिक्षण सूत्रों के आधार पर। और अभ्यास माला जो है वो कैसी होती हैं आपकी? परिवर्तनशील होती हैं। ये 5 बातें आपको इसके संदर्भ में याद रखनी है। इसके अलावा अभ्यास माला में कुछ भी याद नहीं रखना है कि अभ्यास माला बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले त्रुटियों का विश्लेषण। त्रुटि का विश्लेषण के बाद में क्या करोगे? अरे त्रुटि के विश्लेषण के बाद में हर त्रुटि की अलग अलग अभ्यास माला बनाएंगे। हर त्रुटि अलग अलग अभ्यास माला बनाने के बाद प्रत्येक अभ्यास माला में विविध प्रकार के प्रश्नों का समावेश करेंगे। अभ्यास माला जो बनेगी किसके आधार पर बनेगी? आपके शिक्षण सूत्रों के आधार पर बनेगी। और शिक्षण सूत्रों के आधार पर बनने के बाद में यह अभ्यास माला कैसी होती है आपकी? परिवर्तनीय होती हैं। ये 5 बातें आपको क्या रखनी है इसके संदर्भ में ध्यान रखना भाई। क्लियर? ये लीजिए आपका अगला प्रश्न। ये तो बहुत गरीब प्रश्न है दोस्तों, इसको तो मैं 100% गरीब कह सकता हूं कि निदानात्मक परीक्षण प्रश्न पत्र के प्रश्नों के उत्तर की जांच
किसके द्वारा किया जाना अधिक लाभदायक होगा। यदि आप किसी बच्चे का निदानात्मक परीक्षण कर रहे हैं ना, समस्याओं के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, यदि उसके प्रश्नों के उत्तर की जांच किसके द्वारा की जाए तो सबसे बढ़िया रहेगा भाई, बालक स्वयं के द्वारा, अध्यापक के द्वारा, प्रधानाचार्य के द्वारा या माता पिता द्वारा, किसके द्वारा किया जाए तो सबसे बेटर रहेगी दोस्तों। तो इसका सिंपल सा आंसर है, सही आंसर है बालक के स्वयं के द्वारा। बालक स्वयं यदि अपनी गलती को पकड़ता है तो उसको पता चलेगा कि मैं यहां गलती कर रहा हूं, मुझे यह समाधान करना चाहिए। यानी कि आधा उपचार अध्यापक करता है, आधा बालक स्वयं मोटिवेट होकर के कर देता है कि मेरे में यह गलती है, मुझे यह सुधार करना चाहिए। तो निदानात्मक परीक्षण पत्र के प्रश्नों की उत्तर की जांच है ना, बालक के स्वयं के द्वारा यदि किया जाए तो सबसे अधिक लाभदायक होगा, है ना। अध्यापक, प्रधानाचार्य, माता पिता का इसमें कोई रोल नहीं होगा। यहां पे आपका सही उत्तर हो जाएगा मेरे दोस्त, क्या हो जाएगा, ए वाला उत्तर जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये लीजिए, भावनात्मक पक्ष के मापन हेतु उपयुक्त मातनी नहीं, उपयुक्त मापनी है दोस्तों। ये भी, हालांकि ये भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष की, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष की मापनी उपचारात्मक के अंदर की जाती है। तीन पक्षों का उपचार किया जाता है, क्रियात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और ज्ञानात्मक पक्ष, तीन पक्षों का उपचार अपने किया जाता है। तो ये कह रहा है भावात्मक पक्ष के मापन हेतु उपयुक्त मापनी है। इनमें से ऐसी कौन सी मापनी है जो बालकों के भावों को मापती है? भावात्मक पक्ष को। व्यक्तित्व मापनी, अभिवृत्ति मापनी, उपलब्धि मापनी या प्रायोगिक परीक्षा। तो दोस्तों प्रायोगिक परीक्षा का इसमें कोई रोल नहीं होता, इस प्रायोगिक परीक्षा को आप काट दो, ये सही नहीं हो सकता। उपलब्धि मापनी तो वर्ष के अंत में ली जाती है, इसका कोई रोल नहीं है। व्यक्तित्व मापनी पर्सनैलिटी का विकास, व्यक्तित्व का विकास में पता है इसमें। यह अभिवृत्ति मापनी यहां पे सही हो जाएगा दोस्तों। अभिवृत्ति का मतलब क्या होता है? दृष्टिकोण। अभिवृत्ति को अपना नजरिया, अपना सोच। बालक का यदि भावात्मक पक्ष का, बालक के यदि विचार जानने हैं, भाव जानने हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अभिवृत्ति का मापन करना पड़ेगा। इसी के द्वारा बालक की आप क्या कर सकते हो? भावात्मक पक्ष की जांच कर सकते हो, बालक के विचारों को जान सकते हो कि बालक किसके प्रति किस प्रकार की कैसी भावना रखता है, वह कौन सी व्यक्ति कहलाएगी? आपकी अभिवृत्ति मापनी कहलाएगी। ये लीजिए आपका अगला प्रश्न, है ना। अब देखिए वापिस चेंज, है ना, बोरिंगनेस में होने नहीं देता हूं। ये देखिए पीपीटी में और चेंज कर दिया मैंने, क्योंकि देखो हाँ होता क्या है ना, इससे ये मन लगाने का तरीका है। आप भी पढ़ो ना, कभी इस तरीके से पढ़ा करो, एट्रैक्टिव तरीके से पढ़ा करो, मन को लगाना पड़ता है। ये मन बड़ा चंचल है ना, इसको अपन को क्या करना पड़ता है? संभाल के रखना पड़ता है। ये कहीं भी, कभी भी, किसी भी तरह हर कहीं लग जाता है, तो हर कहीं मत लगने देना इसको। ये जब जैसा माने कि अब ये गलत, इसको लग रहा है कि हाँ मुझे अब नहीं इस तरफ जाना है, तब है ना जो क्रिया आप करो ना उसमें चेंजेस करो, ताकि वापस उसमें क्या लगने लग जाए? आपका मन लगने लग जाए। इसलिए मैं ना आपके पीपीटी को क्या करता हूँ? चेंज, आंखें एकदम नजरिया चेंज होता है। बार बार अपन किसी एक चीज को देखते हैं तो मन भर जाता है ना दोस्तों। ये ध्यान रखना भैया ना, ये ध्यान रखना। किसी भी चीज को आप लंबे टाइम तक देखते हो एक ही नजर से, तो धीरे धीरे क्या होता है? मन भरने लगता है ना। इसीलिए कहा जाता है ना भाई, कहते नहीं कहते हो कि पहले हमने उनको मन भर के चाहा था और फिर एक दिन मन भर ही गया। ये कारण क्या है? आप पहले मन भर के चाहते हो कि हाँ भाई ये है, फिर मन भर जाता है भाई। एक तरीके की पीपीटी देख रहे हो, आंखें देख देख के उब जाती है, क्या है नया नहीं आ रहा है। इसलिए ये साइकोलॉजिकल थॉट है दोस्तों। जब भी आप पढ़ो, आपको लग रहा है कि नहीं अब मेरा मन नहीं लग रहा, तो आप पढ़ने के तरीके में कुछ चेंजेस करो, वापस आपका मन लगने लग जाएगा। एक जैसे मत पढ़ो, ये तरीका है लंबे टाइम तक पढ़ने का। क्रियात्मक पक्ष का मूल्यांकन होता है। अब कौन से पक्ष की बात कर रहा है दोस्तों? क्रियात्मक पक्ष की बात कर रहा है भाई। क्रियात्मक पक्ष का मूल्यांकन होता है प्रायोगिक परीक्षा द्वारा, लिखित परीक्षा द्वारा, साक्षात्कार द्वारा या मौखिक परीक्षा द्वारा। देखो क्रियात्मक पक्ष किसके ऊपर? क्रियात्मक पक्ष मैंने आपको पहले ही बताया था। क्रियात्मक पक्ष का मतलब हो जाता है दोस्तों अपन गामक पक्ष भी कह सकते हैं दोस्तों। क्या कह सकते हैं अपन? गामक पक्ष। इस गामक पक्ष को हम कहते हैं दोस्तों शारीरिक पक्ष। और गामक पक्ष किसके ऊपर बल देता है? आपके प्रायोगिक परीक्षा के ऊपर बल देता है। किसके ऊपर देता है? प्रायोगिक परीक्षा मैंने आपको बताई थी ना, है ना। अच्छा आपको नहीं बताई थी, ऐप में बताई थी। तो प्रायोगिक परीक्षा जो होती है वो क्रियात्मक पक्ष के ऊपर बल देती है, गामक पक्ष के ऊपर बल देती है, शारीरिक पक्ष के ऊपर बल देती है। इसमें बालक स्वयं करके सीखता है। इसमें जो बालक को अनुभव प्राप्त होता है वो भी कैसा होता है? प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होता है। और प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त होता है तो उसके द्वारा सीखा गया ज्ञान भी बालक के अंदर क्या रहता है? लंबे समय तक सिंचित रहता है दोस्तों। तो यहां पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा? आपका प्रायोगिक परीक्षा, लिखित परीक्षा, साक्षात्कार, मौखिक परीक्षा वगैरह उत्तर नहीं होगा दोस्तों। ये लीजिए आपका अगला प्रश्न, निदानात्मक परीक्षण के संदर्भ में सत्य कथन है। वापिस कौन सा पूछ लिया इसने? सत्य कथन। किसके संदर्भ में पूछा है? निदानात्मक परीक्षण के संदर्भ में। क्या है? समस्या का पता लगाना, समस्या को उत्पन्न करना, समस्या का निवारण करना या समस्या को उत्पन्न करना। उत्पन्न करना दो जगह। कितना गरीब प्रश्न है, काटो इन दोनों को, नहीं होगा। सिंपल सा आंसर है इसका, तो ये हो जाएगा। इतना गरीब नहीं आएगा भाई, है ना। हाँ खुश मत होना इसका आंसर देकर के वैसे समस्या का पता लगाना बिल्कुल सही आंसर है इसका। अरे आ सकता है भाई, प्रश्नों का कुछ कह नहीं सकते। कभी कभी अपन लेवल वाले प्रश्न, 2018 वाला एग्जाम पता है आपको, जब साइकोलॉजी आई थी ना, बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट की हवा निकल गई थी, किसी के पेपर नहीं मिले थे।
है ना, जो कहते थे ना, हाँ हमारा एकाधिकार है मनोविज्ञान के ऊपर, मैंने कह दिया इससे बाहर नहीं जाएगा मतलब नहीं जाएगा ना, वो टीचर भी पानी भरने चले गए। ये सा टीचर कोई नहीं कह सकता। ये ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि नहीं 100% मेरे पढ़ाए में से आ जाए। कैसे आ जाएगा? भगवान हो आप, एग्जामिनर से मिले हुए, आपको कैसे पता कि इसमें से आ जाएगा? ये कंसेप्ट है, ये आपके एक सिलेबस दे रखा है, उस सिलेबस में जो टॉपिक है उसको हम क्लियर करवा सकता हूं। मैं भी नहीं कह सकता हूं कि मेरे पढ़ाए में से 100% आ जाएगा, कोई टीचर नहीं कह सकता। कह सक रहा है ना, तो आप अगर आप उसके ऊपर विश्वास करते हो तो आप अपने आप के साथ में धोखा कर रहे हो दोस्तों। उसके कुछ नहीं जाएगा। लो आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, उसमें से प्रश्न नहीं बैठे, क्या कर दोगे आप उस टीचर का? कुछ नहीं कर सकते हो। इसीलिए कभी भी ऐसा कोई बात कहना कि इसमें से ही आएगा 100%, नहीं। कंसेप्ट है, टॉपिक है, हम टॉपिक क्लियर करवा सकते हैं। कंसेप्ट क्लियर है तो उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आ जाएगा, उसका उत्तर आप दे दोगे। लेकिन ये नहीं कह सकते कि ये लो 50 प्रश्न याद कर लेना, इसमें से बाहर कोई प्रश्न नहीं जाएगा। अरे कैसे नहीं जाएगा? जा सकता है। आपके कोई एग्जामिनर के साथ में सेटिंग थोड़ी है जो पता कर लोगे कि ये नहीं जाएगा। ऐसा कभी भी किसी के ऊपर अंधा भरोसा मत करना दोस्तों, वरना ये रीट की वैकेंसी हाथ से खो बैठोगे। शिक्षार्थियों के सीखने में जो कमी रह जाती है उनके समाधान के बाद क्या होना चाहिए? ये कह रहा है शिक्षार्थियों के सीखने में जो कमी रह जाती है, बालकों का आप अधिगम करा रहे हो, अधिगम में यदि कोई कमी रह गई है उसका समाधान भी आपने कर दिया, तो समाधान के बाद में क्या होना चाहिए? सतत अभ्यास कार्य, समुचित उपचारात्मक कार्य, विद्यार्थी एवं अभिभावक को उपलब्धि के बारे में बताना या निर्धारित सभी विषयों की व्यवस्थित रूप से पुनरावृत्ति कराना। दोस्तों जब आप बालक को अधिगम करवा रहे हो, बालक को सिखा रहे हो, सिखाते सिखाते कोई कमी रही, उस कमी को आपने क्या कर दिया? दूर भी कर दिया। अब कमी को दूर कर दिया तो अब क्या करवाना चाहिए दोस्तों? देखिए तब आपको करवाना चाहिए सतत अभ्यास कार्य। बालक को आपने सिखाया और सीखने के बाद में कोई कमी रही उसको दूर कर देना, अब उसकी प्रैक्टिस कराओ कि वास्तविकता में वो कमी दूर हुई है नहीं। अगर प्रैक्टिस कराओगे तो बार बार अपने आप पुनरावृत्ति होगी और बालक क्या करेगा? उसको अच्छी तरीके से सीख जाएगा। समुचित उपचारात्मक कार्य नहीं करने की आवश्यकता है, क्योंकि इसने क्या कहा है, सीखने में जो कमी रह जाती है उनका समाधान करने के बाद, समाधान हो गया मतलब उपचार तो हो गया दोस्तों। विद्यार्थी में अभिभावक को उपलब्धि के बारे में बताना, इसका कोई रोल नहीं है। निर्धारित सभी विषयों की व्यवस्थित रूप से पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति कैसे कराओगे? एक बार कोर्स हो गया तो उस बच्चे को वापस पास थोड़ी पढ़ा सकते हो, आप नहीं पढ़ा सकते हो। उसको क्या देना चाहिए? सतत अभ्यास कार्य देना चाहिए। रेगुलर प्रैक्टिस के लिए काम दो, अपने आप उसकी पुनरावृत्ति हो जाएगी। ए वाला आंसर यहां पे सही हो जाएगा। बिल्कुल दोस्तों, ये लीजिए आपका अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। इसने क्या पूछा भाई? उपचारात्मक शिक्षण का कौन सा उद्देश्य नहीं है पूछा है, तो नहीं को पहला मैंने गोला कर दिया है। बालकों के कठिनाई स्तर को कम करना, बालकों के शिक्षण के प्रति रुचि उत्पन्न करना, बालकों को केवल शैक्षणिक ज्ञान देना, या बालकों को क्रियाशील बनाना। देखिए इसमें 4 ऑप्शन में से बात करें कि बालकों को कठिनाई स्तर को कम करना, ये तो बिल्कुल सही है। बालकों की कठिनाई दिक्कत है, दिक्कत को आपने दूर कर दिया, मतलब उपचार कर रहे हो, ये तो उद्देश्य है, ये तो बिल्कुल सही है। बालकों के शिक्षण के प्रति रुचि उत्पन्न करना, यदि बालक किसी टॉपिक को नहीं पढ़ पा रहा है, आप उस टॉपिक को पढ़ने के लिए उपचार करके उसका इंटरेस्ट जगा देते हो, तो रुचि तो उत्पन्न होगी, ये भी सही है। बालकों को केवल शैक्षणिक ज्ञान देना, ये इसका काम नहीं भाई। केवल शैक्षणिक ज्ञान देना उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। बालकों को क्रियाशील बनाना, बिल्कुल बालकों को क्रियाशील बनाना, बालक स्वयं करके सीख जाए ऐसा बनाना भी उपचारात्मक शिक्षण का है, क्योंकि उपचारात्मक शिक्षण में प्रायोगिक कार्य भी आते हैं। तो ये 2 ए बी सी तीनों सही है। इसने पूछा नहीं है ना, तो ये सी वाला नहीं है दोस्तों, ये सी वाला नहीं होगा, ये बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। ये लीजिए आपका अगला प्रश्न। उपचारात्मक शिक्षण करते समय ध्यान रखने योग्य बातों के संदर्भ में असत्य कथन है। उपचारात्मक शिक्षण की अपन कोई क्रिया करते तो उपचारात्मक शिक्षण करते समय हमें कुछ बातों का क्या रखना पड़ता है? ध्यान रखना पड़ता है। कुछ बातों का अपने को जानकारी होनी चाहिए। उन बातों का ध्यान रखने के संदर्भ में कौन सा असत्य कथन है? इनमें से किस बात का ध्यान रखना इतना जरूरी नहीं है? बालकों में हीन भावना ना है, इसका ध्यान रखना ये तो बहुत जरूरी है। बालक के अंदर हीन भावना आ जाएगी तो क्या करेंगे? आपकी गाड़ी के टायर की हवा निकाल देंगे। अगर हीन भावना आ जाएगी तो कभी पाँव नहीं छुएंगे, आपसे नफरत हो जाएगी। हीन भावना बहुत बड़ा कारण है उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से। अगर ये हीन भावना आ जाती है ना, बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। यहाँ 9वीं 10वीं क्लास के बच्चे सुसाइड करते हैं, वो किसके आधार पर करते हैं? इस हीन भावना के आधार पर ही करते हैं दोस्तों। इसका तो छोड़ो, ये आजकल जो आपने प्रेम में जो सुसाइड करते हैं ना, आत्महत्या करते हैं, हाँ, लड़के लड़की के छोड़ने के बाद में, आप क्या कहते हैं उसको, प्रेम ब्रेकअप है ना, ब्रेकअप के बाद में जो आप करते हैं वो क्या है? सुसाइड। किसके माध्यम से करते हैं? हीन भावना से। अरे आप दूर हो गए ना, इससे दिक्कत नहीं है, दूर हो गए ना, लड़के लड़की दूर हो गए ना, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उस लड़के ने यदि उस लड़की को किसी दूसरे लड़के के साथ में देख लिया, या उस लड़की ने उस लड़के को किसी दूसरी लड़की के साथ में देख लिया, फिर उनके अंदर क्या होती है? हीन भावना। ये तो मुझे छोड़ के भूल गया, नवरी के साथ में चला गया, दूसरे के साथ में चला गया, कुछ नहीं समझा, मेरा टाइम वेस्ट किया, वगैरह वगैरह वगैरह। फिर दिमाग में फालतू के उपज होते हैं, घर में जाते हैं, संवेग को नियंत्रण खोते हैं और पंखा नजर आते हैं और क्या करते हैं? लटक जाते हैं। कितने कमजोर लोग हैं। मनोविज्ञान पढ़ाओ उनको, और नहीं पढ़े ना तो हमसे पढ़ाओ, तो उनको है ना ये सारी चीजें हम दूर कर देंगे कि समय के ऊपर नियंत्रण कैसे किया जा सकता है। उपचारात्मक शिक्षण करते समय ध्यान रखने योग्य बातों के संदर्भ में असत्य कथन है। तो बालकों में हीन भावना ना, इसका ध्यान रखना, 100% रखना दोस्तों। हीन भावना बच्चों में नहीं आनी चाहिए। बालकों में सतत मूल्यांकन होना चाहिए, बिल्कुल बालकों का निरंतर मूल्यांकन होना चाहिए, ये भी सही है। अध्यापक निदान में अनुभवी होना चाहिए, तो बिल्कुल ज्यादा सही है। अगर अनुभवी नहीं है तो और दिक्कत हो जाएगी। मान लीजिए आपकी ज्वाइनिंग लगी, आप गांव के अंदर गए, गांव के अंदर आपकी नौकरी लगी, तो गांव वाले क्या करते हैं? आपको सूचनाएं देते हैं। आपको क्या सूचनाएं देंगे कि आपकी स्कूल के 5-7 बच्चे हैं, वो
5-7 बच्चे रोज तालाब पर जाकर के सिगरेटें पी रहे, तंबाकू खा रहे, गुटखे खा रहे, शराब पी रहे। आपने कहा अच्छा सच बात है। हाँ, एक दिन आप वहां पहुंच गए तो अचानक जाकर के पहुंचे, देखा कि सारे लड़कों के हाथ में, किसी के हाथ में ड्रिंक की बोतल, किसी के हाथ में सिगरेट, किसी के हाथ में तंबाकू गुटखे थे। अगर आप निदान में अनुभवी होंगे तो सब बच्चों को वेरी गुड बाल को, क्या कर रहे हो यहाँ पे, बहुत अच्छा, शाबाश, ऐसे कह के वापस निकल जाओगे, कोई बात नहीं, घुमा करो, है ना। वो आपको छुपाने की कोशिश करेंगे, कुछ नहीं सर, लेकिन आपको क्या करना है, वहां पे अनजान बन करके निकल जाना है। ये तो आप निदान में अनुभवी कहलाओगे। और आप होशियार बने और वहीं 2-4 बच्चों के चिढ़ाने लग गए ना, तो ध्यान रखना दोस्तों, आप तो अकेले हो ना, वो 4-5 है ना। उनके उपचार के चक्कर में अगर उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई तो आपका उपचार कर देंगे, तो दिक्कत हो जाएगी ना। इसलिए आपको क्या करना है, पहले विद्यालय में आ जाना है, अपने एरिया में आ जाना है। अपने एरिया में कुत्ता भी शेर होता है, तो अपने एरिया में आ जाना है। वो बच्चे कल तो स्कूल आएंगे ना, फिर उसका एकदम वैज्ञानिक तरीके से उनका क्या करना है, उपचार करना है, देसी तरीके से नहीं करना है। ये बिल्कुल सही है। बालकों को क्रिया के लिए प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? देना चाहिए। बालक को क्रिया के लिए प्रोत्साहन दोगे तो उपचारात्मक शिक्षण अच्छा होगा। ये बिल्कुल असत्य कथन है दोस्तों, डी वाला आंसर बिल्कुल असत्य कथन है, ये आपका सही हो जाएगा। ये लीजिए भाई, बढ़िया सा प्रश्न। और फिर पीपीटी चेंज कर दी मैंने, थोड़ी सी पार्टी वियर, किसी का बर्थडे हो तो मान लेना भाई। विद्यालय स्तर पर उपचारात्मक शिक्षण का क्रियाकलाप है, यानी कि ये कह रहा है कि विद्यालय स्तर पर उपचारात्मक शिक्षण करने के लिए निम्न में से कौन कौन सा क्रियाकलाप कराया जा सकता है? समूह शिक्षण, गोष्ठी, कार्यपुस्तिका प्रयोग या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ये तीनों के तीनों, समूह शिक्षण करवा दो, गोष्ठी करवा दो या कार्यपुस्तिका का प्रयोग, ये तीनों के तीनों क्या कहलाते हैं? विद्यालय स्तर पर उपचारात्मक शिक्षण के उपकरण कहलाते हैं या क्रियाकलाप। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, पैनल चर्चा हो गई, वाद विवाद हो गई, संदर्भ वाक्य हो गया, बहुत सारी क्रियाएं हैं जिसके द्वारा आप बालकों का उपचार कर सकते हो। बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? 100% क्या हो जाएगा दोस्तों? डी जो होगा आपका उत्तर बिल्कुल यहां पे सही हो जाएगा दोस्तों। और इसी के साथ में अपनी होती है आज की क्लास का, अपन क्या करते हैं दोस्तों, समापन या विराम देते हैं इसको। कल वापस आएंगे ऐसे अट्रैक्टिव और अलग प्रश्नों के साथ में, जिससे आपका कंसेप्ट क्या हो जाए, टॉपिक क्लियर हो जाए। ज्यादा से ज्यादा की संख्या में जुड़ने की कोशिश कीजिए। अभी भी आप बहुत कम आ रहे हो, इसका मुझे खेद है ना। मेरे नहीं कहने के बावजूद बच्चे कम आ रहे हैं, इसका मुझे खेद नहीं, फिर मैं आपको तंग करने लग जाऊंगा। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, है ना, ये करो वो करो। दूसरे टीचरों की तरह प्रश्न एक करवाऊंगा और बोलूंगा 4 बार लाइक कर दो, दोस्तों के पास में भेज दो, है ना। ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं ना, इसका मतलब ये नहीं कि संख्याएं कम हो जानी चाहिए। मैं उनको, आपको नहीं कह रहा हूं शेयर करो। जो बच्चे आ रहे हैं वीडियो को 24 घंटे में 1000-2000 लोगों के आसपास में चला जाता है, तो 2000 बच्चों को बोल रहा हूं ना, थोड़ा लाइव आया करो, पढ़ने में अच्छा लगता है। मैं कभी कभी लाइव आकर के कमेंट भी पढ़ता हूं, बहुत कम चांस पे नहीं पढ़ता हूं, बाकी कभी कभी पढ़ता भी हूं, है ना। तब पढ़ता हूं तब मुझे पता चलता है कौन कौन से बच्चे क्या। और जब नहीं पढ़ता हूं, मतलब नहीं पढ़ रहा हूं, आपके नाम नहीं ले रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं मैं कमेंट नहीं पढ़ रहा हूं, सबके कमेंट पढ़ता हूं कि कौन कौन किस किस तरीके से बात कर रहा है। दोस्तों जुड़े रहिए, अच्छे से मस्ती के साथ में तैयारी करते रहिए, जोश के साथ में तैयारी करते रहिए। 100% आपका सिलेक्शन होना है इस बार। आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये मैं कह रहा हूं और आपकी मेहनत बता रही है कि आपका ये सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। 100% होगा दोस्तों। और इन्हीं शिक्षण वीडियो की यदि आप विस्तार से और विस्तृत से थ्योरी पढ़ना चाहते हो तो आज ही प्ले स्टोर पर जाकर के कन्हैया एजू सेंटर ऐप को डाउनलोड कीजिए। वहां पे स्टोर में जाकर के अपने कोर्स को परचेज कीजिए, जिसकी प्राइस है मात्र 199, जिसके ऊपर हिंदी शिक्षण जो है ना दोस्तों मैंने लगभग पूरा करवा दिया है ना। हर शिक्षण की विस्तृत थ्योरी वहां पे मिलेगी आपको। जितने भी ये टेस्ट वगैरह ये भी जितने भी मैं करवा रहा हूं यूट्यूब पे, वो प्रश्न भी आपको वहां पे मिलेंगे, ई नोट्स भी मिलेगी। और ऐप परचेज करने वाले बच्चों को जो 99 रुपीज की जो अपने ई बुक आ रही है, वो ई बुक ऐप परचेज करने वाले बच्चों को निःशुल्क दी जाएगी। दोस्तों मिलते हैं अगली बार अट्रैक्टिव प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।